नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं? तो भाई एडिटोरियल्स में आज ठीक ठाक न्यूज़ है। एक तो डीलिंग विद एक्सट्रीम हीट को लेके एक आर्टिकल है, वरुण गांधी साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। हीट वेव्स के रिस्पेक्ट में बातचीत हुई है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कैसे इंपैक्ट कर रहा है हमारे शहरों को, ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्या रेंज में टेम्परेचर बढ़ने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। फिर किस प्रकार से जो चाइनीज शेनिगन्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश में अपने हिसाब से ही नामकरण करके अपने क्लेम को अरुणाचल प्रदेश के ऊपर स्ट्रांग कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सूडान में जो ट्रेजेडी है, सूडान में जो सिविल वॉर की सिचुएशन आके बनी हुई है, इसके बारे में बात की जा रही है। किस प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वाइजैग स्टील प्लांट को लेकर पॉलिटिक्स की जा रही है, इसके बारे में समझेंगे। ये जो नागालैंड के अंदर वोटिंग मैसेक्रे हुआ था, जिसमें ओवरऑल आर्म फोर्सेस के पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने गलत प्रकार से यहाँ पे कुछ लोगों को मार दिया, तो उस कंटेक्स्ट में केंद्र की सरकार की तरफ से नागालैंड की पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इन आर्मी पर्सनल्स को प्रोसिक्यूट करने की परमिशन नहीं मिली, तो इसको देखेंगे। कल्चर ऑफ कोहेजन टू सेव यंग लाइन्स ऑन कैंपसेस, तो भी जो रिसेंट सेल्फ आपके लोग सुसाइड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस के कैंपसेस पे, इसको लेके हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक आर्टिकल है। तो थोड़ा थोड़ा हर आर्टिकल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद उड़ीसा की 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में सेंसस हुआ है 179 मैंग्रोव पिट्टा बर्ड्स का, इसको देखेंगे। बांग्लादेश जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है रूपपुर में, और रशिया जो बना रहा है, उसके लिए रशिया की जो पेमेंट है वो चाइनीज युआन में करेगा, इसके बारे में देखेंगे। एलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है, उसका जो सबसे बड़ा रॉकेट है स्टारशिप, इसका लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च एंड टाइम पे एक वॉल्व की माल फंक्शन की वजह से रोक दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 में जो इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया के अंदर वो है 14.6 लाख करोड़ की, और उसके चलते इस पूरे साल की इन्वेस्टमेंट हो जाती है 37 लाख करोड़, जो कि पिछले साल से ऑलमोस्ट दुगना है, इसके बारे में बात करेंगे। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्ट है ना, ये ऑल इंडिया का कंसेप्ट नहीं है। कुछ अर्बन एलिटिस्ट लोग इसको फंडामेंटल राइट की तरह क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन पैन इंडिया बेसिस पे देखा जाए तो ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो केंद्र की सरकार यहाँ पे क्या बोल रही, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिए हैं केंद्र की सरकार ने, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, पैसिफाई। पैसिफाई मतलब क्वेल द एंगर, एजिटेशन और एक्साइटमेंट ऑफ, मतलब ओवरऑल कोई बहुत गुस्से में है या बिल्कुल एक्साइटेड है, एकदम पैशनेट है, और आप उसको थोड़ा शांत करा रहे हो कि हाँ भाई थोड़ा कम एक्साइटेड हो जाओ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल आगे आने वाले टाइम में मैं डेली के बेसिस पे कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मान लीजिए एडिटोरियल वगैरह में छूट जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐप में अवेलेबल करवाऊंगा, तो ऐप में लॉगिन करके आप उस पर्टिकुलर न्यूज़ को देख सकते हैं। उसके साथ मैंने एक क्रैश कोर्स भी बना रखा है, उसको भी दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा रखी, चाहे इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहा हूँ, चाहे आप अगले साल का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज आपको वैसे भी सॉल्व करनी पड़ेगी, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है, तो आप ट्राई करके एक बार सॉल्व कर सकते हो। चलिए, वीडियो पर लाइक और शेयर का बटन आई होप अब तक आपने दबा दिया होगा। पहली न्यूज, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी क्वार्टर 4 इन्वेस्टमेंट्स एट ऑल टाइम हाई ऑफ 14.6 लाख करोड़। देखिए क्या हुआ है, जनवरी से जो मार्च का क्वार्टर रहा है ना, अभी ये 2023 का, जनवरी फरवरी मार्च 2023, इसमें टोटल फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई है 14.6 लाख करोड़ की, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है 10.5 लाख करोड़ की। तो अपने आप में बहुत जबरदस्त फिगर बताया जा रहा है, क्योंकि आखिरी क्वार्टर में इस 14.6 लाख करोड़ आने से हुआ क्या है कि टोटल 2022-23 में इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया है 37 लाख करोड़ का, जो कि बहुत ज्यादा है। 2021-22 में ये इन्वेस्टमेंट 19.27 लाख करोड़ था, 19.27, और उससे हो गया है 37 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 100%, या फिर कह लीजिए 92% का सर्च देखने को मिला है, टू बी प्रिसाइज। ये सब बता कौन रहा है, तो एक इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग फंड है प्रोजेक्ट टुडे। प्रोजेक्ट टुडे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट को 2000 ईयर से मॉनिटर कर रहा है, तो इसका दिया हुआ डाटा है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर्स देखने को मिले हैं 4th क्वार्टर में, और उसके चलते पूरे साल का जो इन्वेस्टमेंट डाटा है वो पिछले साल से 92% बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो सरकार का टारगेट है कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आए, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लीड में है। अभी तक क्या है कि पब्लिक सेक्टर ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया जा रहा था और उसके बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट हो रहा था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और सबसे खास बात यह कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने प्लान बनाया था कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, और प्राइवेट सेक्टर यहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो अकेले 10 लाख करोड़ तो प्राइवेट सेक्टर ने आखिरी क्वार्टर 2022-23 में इन्वेस्ट कर लिए।
तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में चीज़ें अच्छी होंगी। जो प्राइवेट सेक्टर है वो ये कंप्लेन कर रहा है कि हाई इन्फ्लेशन के चलते, अनइवन कंजम्पशन डिमांड के चलते, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के चलते वो पैसा मार्केट से नहीं उठा पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होती नजर आ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे डोमिनेंट सेक्टर निकल के आया इन्वेस्टमेंट में, जो भी 2022-23 में टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है। इनफैक्ट 2021-22 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आई थी उसका 41.93% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से था, और 2022-23 में आई है उसका 53.66% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। ठीक है, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप नए प्रोजेक्ट्स का आउटले देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स का आउटले 2021-22 में था 8.08 लाख करोड़, और 2022-23 में हो गया 19.85 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स है वो डिक्लाइन हुए हैं। समझिए, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो एलोकेशन है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा है 2021-22 के कंपैरिजन में 2022-23 में, लेकिन जो ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वो घटे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021-22 में टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स थे 2759 और 2022-23 में है ये 1912। ठीक है भाई, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है ना वो बढ़े हैं। अगर आप देखो तो 2021-22 में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर थोड़ा सा 6 लाख करोड़ से कम पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2022-23 में ओवरऑल 95% ज्यादा पैसा खत्म किया है केंद्र और राज्य की सरकार ने, 11.68 लाख करोड़। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखें अगर आप तो 2021-22 में प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया था 13.27 लाख करोड़। वहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर ने 2022-23 में इन्वेस्ट किया है 25.32 लाख करोड़, 90.7% का इंक्रीमेंट है। ओके, तो ये फिगर्स हैं, और ये फिगर्स काम के हैं क्योंकि 2021-22 और 22-23 की बात हो रही है। सोर्स क्या है इन फिगर्स का? तो सोर्स इन फिगर्स का प्रोजेक्ट टुडे नाम की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये जो आप कह लो स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, इस पीडीएफ को आप सेव कर लीजिए, और चाहे तो आप इन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, काम के स्टैटिस्टिक्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2021-22 में 2.17 लाख करोड़ था, जो कि 2022-23 में हो गया 4.73 लाख करोड़। ठीक है भाई, फिर अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर कुछ मेगा प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। क्यों डिले हुए हैं? क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं हुआ, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखो स्टेट वाइज डाटा भी यहाँ पे बताया गया। बहुत सारे राज्यों में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कराई गई, बहुत सारी कंट्रीज आई, कंपनीज आई, वहां के रिप्रेजेंटेटिव आए, एमओयू साइन हुए। लेकिन अगर आप देखो तो 2021-22 में एक ऐसा स्टेट जो टॉप 10 में भी नहीं था, आंध्र प्रदेश, वो 2022-23 में टॉप 10 में आ गया। आंध्र प्रदेश में 2022-23 में 306 प्रोजेक्ट्स का इन्वेस्टमेंट आया है 7.65 लाख करोड़, जिसमें से 57 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं 7.28 लाख करोड़ के। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स सब आए आंध्र प्रदेश के अंदर। तो नंबर 1 है आंध्र प्रदेश में। नंबर 2 पे आता है गुजरात। गुजरात 2021-22 में नंबर 1 पे था, बट 2022-23 में नंबर 2 पे है, 4.44 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1008 नए प्रोजेक्ट्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में प्रोजेक्ट्स आए हैं 4.33 लाख करोड़ के 2022-23 में। उसके बाद आता है महाराष्ट्र 3.71 लाख करोड़ के। महाराष्ट्र में ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखें न्यू प्रोजेक्ट्स के 1639 है सबसे ज्यादा। फिर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में 3.65 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। फिर यूपी में 2.4 लाख करोड़, राजस्थान 2.13, तमिलनाडु 1.73। तो ये ओवरऑल फिगर्स हैं दोस्तों, ये फिगर्स काम के। मैन्युफैक्चरिंग हेडलाइन ग्रोथ ड्राइवर था। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे नया इन्वेस्टमेंट आया है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में 2022-23 में पिछले साल के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। 62,000 करोड़ का आप कह लो इन्वेस्टमेंट आया इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 32.4% का अपटिक देखने को मिला है। 2021-22 में ये 8.88 लाख करोड़ थे, 2022-23 में 11.76 लाख करोड़। तो केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर बोला है कि भाई ये एक अर्बन एलिटिस्ट व्यू है फॉर द पर्पस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, और ओवरऑल वो लोग जो गांव दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। देखिए इंडिया के अंदर अर्बन आबादी भी है, रूरल आबादी भी है, सेमी अर्बन आबादी भी है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस भी हैं, पर्सनल लॉज भी हैं, लोगों के अपने कस्टम्स हैं, लॉ गवर्निंग मैरिजेस हैं, और इन सब में सेम सेक्स यूनियन के लिए जगह बन नहीं पाती है। और केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बोल रही है कि ये जो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है ना सेम सेक्स मैरिज का, ये कुछ एलीट लोगों का व्यू पॉइंट है जो कि अर्बन इलाकों में रहते हैं। इस प्रकार के व्यू पॉइंट हमारे रूरल इलाकों में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस कंटेक्स्ट के बेसिस पे ओवरऑल सरकार बोल रही है कि ऑलरेडी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के अंदर
एक इंडिविजुअल को अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन चुनने की आज़ादी मिल चुकी है, एज वेल एज राइट ऑफ प्राइवेसी में मिला हुआ है। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई सेम सेक्स रिश्ता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज़ाद हैं अपने हिसाब से अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन चुनने के लिए, अपने सेक्सुअल पार्टनर से रहने के लिए। आपकी प्राइवेसी में कोई खलल नहीं डाल सकता, आपसे कोई उल्टी सीधी बातें पूछ नहीं सकता। लेकिन ये सब मत करो कि आपको शादी करनी है ढोल नगाड़े के साथ, धूम धड़ाके के साथ, प्रॉपर तरीके से लीगली वेडेड रिश्ता चाहिए, ये आपको नहीं मिल पाएगा। ये एक्चुअली में इंडिया के एथोस के हिसाब से नहीं बैठता। ये केंद्र की सरकार ने सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केंद्र की सरकार का बोलना है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैरिज का, वो एक हेट्रोजेनस इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक तरफ मैन दूसरी तरफ वुमेन, लॉ और रिलीजन से ये प्रोटेक्टेड है। और अगर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन मिल जाएगा तो हर नागरिक के इंटरेस्ट सीरियसली अफेक्ट होंगे इंडिया के अंदर। केंद्र की सरकार का बोलना है क्रिएशन और रिकॉग्निशन ऑफ अ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट चॉइस मच लेस अ फंडामेंटल राइट। नया सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब आपने सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स रिश्ता आप रखिए, भले ही उसकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बट लीगली आपको कोई रोक नहीं सकता। आप सेम सेक्स रिश्ता रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप बोलो कि आपको सेम सेक्स रिश्ते के लिए रिकॉग्निशन चाहिए, लीगल रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, तो वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी यहां पे केंद्र की सरकार बोल रही है कि ये अर्बन एलिटिस्ट व्यू के बेसिस पे आप सेम सेक्स मैरिज को लेजिस्लेशन मतलब रिकमेंडेशन या फिर कह लो लीगैलिटी ग्रांट नहीं कर सकते। मैरिज की बात की जाए तो मैरिज के रिस्पेक्ट में नियम कानून बनाना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉरल बेसिस पे सरकार ये बोल रही है कि सेम सेक्स मैरिज इज अ थ्रेट टू होली यूनियन ऑफ अ मैरिज बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन। हमारे देश में जो मैरिज है, इट इज अ यूनियन, इट इज अ सैक्रेमेंट, इट इज अ संस्कार, और इन संस्कारों के बीच में ओवरऑल आप सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं कर सकते। जो पेटिशनर्स हैं, जो कि सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग, उनका ये बोलना है कि अगर तुम्हारी मैरिज इतनी ही संस्कार थी तो डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? सारे कपल्स खुशी से क्यों नहीं रहते? आजकल की डेट में तो कपल्स एक दूसरे के बाल नोचते रहते, गुत्थम गुत्था रहते हैं, वहां लड़ते ही रहते हैं और उसके बाद डिवोर्स भी ले लेते हैं। तो अगर इतना ही सैक्रेमेंट और सैक्रेड यूनियन है शादी, तो तुम्हारी शादियां चलती क्यों नहीं है? इतने डिवोर्स क्यों होते हैं? ये भाई यहां पे पेटिशनर्स का बोलना था। लेकिन सरकार अभी भी अपने उसी पॉइंट पे टिकी हुई है कि भैया ओवरऑल हमारे देश के ओवरऑल सेटअप को देखो, सोशल सेटअप को, तो उसमें सेम सेक्स मैरिज सेट नहीं बैठती। समझ गया बात को? तो ये ओवरऑल यहां पे निकल गया। और सुप्रीम कोर्ट को भी यहां पे केंद्र की सरकार ने बोल दिया है कि सेम सेक्स मैरिज और मैरिज के रिस्पेक्ट में नियम कानून बनाना ये पार्लियामेंट का आप कह लो एम्बिट है, इसमें सरकार को मतलब इसमें जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी बोल दिया है कि आप इस पर्टिकुलर मैटर को मत देखिए, ओवरऑल केंद्र की सरकार और एक्चुअली पार्लियामेंट के एडजुडिकेशन के अंदर आता है ये मैटर, तो पार्लियामेंट ही इसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन ले सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत हद तक चांसेस हैं सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दे। आगे बात करते हैं। फर्स्ट एवर सेंसस फाइंड्स 179 मैंग्रोव पिटा बर्ड्स इन 2 कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी। तो भैया अगर आप देखो तो ओडिशा की 2 डिस्ट्रिक्ट्स, भितरकनिका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, इनफैक्ट भितरकनिका मैंग्रोव है, ओडिशा का मैंग्रोव भितरकनिका और वेस्ट बंगाल का सुंदरबन। अब ये जो भितरकनिका मैंग्रोव है ओडिशा का, ये केंद्रापाड़ा और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा के अंदर सेंसस हो रहा है मैंग्रोव पिता बर्ड्स का, जिसको आप पिता मेघारेंचा भी बोलते हैं। ये बर्ड आपको यहां पे नजर आ रही है। तो यहां पे प्रॉपर सेंसस कंडक्ट करके ढूंढने की कोशिश की गई कि कितनी ऐसी बर्ड्स हैं जो कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया के, वहां पे मैंग्रोव पिता नाम की बर्ड पाई जाती है ग्राउंड पे और ट्रीज पे रेस्ट करती हुई। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, ब्रीडिंग ऑफ मैंग्रोव पिता अलोंग द कोस्टल मैंग्रोव्स, और इसके बेसिस पे सब्सिक्वेंट पॉपुलेशन एनालिसिस की जाएगी। 32 टीम्स डिप्लॉय की गई हैं 32 प्री आइडेंटिफाइड सेगमेंट्स में। पॉइंट काउंट मेथड से ओवरऑल सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है। तो या तो जंगल में चल के या कंट्री बोट्स का इस्तेमाल करके क्रीक में ओवरऑल इन बर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, या तो सीधे सीधे देख के आप बोलोगे कि हाँ हमको बर्ड दिख गई, या फिर उनकी चिरपिंग की आवाज से, जहां जहां से भी बर्ड्स की आवाज आ रही है बोलने की, उसके हिसाब से यहां पे इनकी काउंटिंग की जा रही है। तो सेंसस के हिसाब से टोटल 179 इंडिविजुअल मैंग्रोव पिता बर्ड्स को यहां पे स्पॉट किया गया। जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन था इस मैंग्रोव पिता बर्ड का, वो जो मैंग्रोव से नियर द महिपुरा रिवर माउथ इनसाइड द भितरकनिका नेशनल पार्क, वहां पे पाए गए। ओवरऑल भितरकनिका नेशनल पार्क में जनवरी में इस साल 140 स्पेशीज की 1039,959 बर्ड्स के अराइवल को विटनेस किया गया, और उसमें से मैंग्रोव पिता बर्ड का यहाँ पे सेंसस भी कंडक्ट कराया गया। भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में आता है।
भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सराउंडेड है। ओवरऑल इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भितरकनिका को 1975 में डिक्लेयर किया गया। 1998 में नेचुरल ब्यूटी, इकोलॉजी और फ्लोरा फोना की वाइड स्पीशीज के चलते इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। अगस्त 2002 में इसको सेकेंड रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। ब्रह्मानी बैतरानी एस्चुरियल जोन में पड़ता है ये भितरकनिका नेशनल पार्क। बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में आता है। ठीक है ना भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, व्हाइट क्रोकोडाइल्स, इंडियन पाइथन, ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा, आइबिस, डार्टर्स, ये सब पाए जाते हैं। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इन्वायरमेंट है ओवरऑल, आप कह सकते हो ये भितरकनिका मैनग्रोव्स। आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, बांग्लादेश टू पे रशिया इन युआन फॉर न्यूक्लियर प्लांट। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस का ये क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश चाइनीज युआन में पे करेगा रशिया के 318 मिलियन यूएस डॉलर। रशिया की जो फर्म है रोसाटॉम, ये यहां पे मदद कर रही थी बांग्लादेश में रूपपुर नाम की जगह पे न्यूक्लियर प्लांट बनाने में, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में 13 बिलियन डॉलर का खर्चा आ रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल मॉस्को यानी कि रशिया बांग्लादेश से पेमेंट मांग रहा है रूबल्स में, पर रूबल्स में बांग्लादेश पेमेंट कर नहीं पा रहा है, यूएस सैंक्शन लगे हुए हैं। यूएस डॉलर में बांग्लादेश पेमेंट कर नहीं पा रहा है, यूएस सैंक्शन लगे हुए हैं। तो अब बांग्लादेश को समझ में ना आए करें तो करें क्या। ऊपर से इस रूपपुर पावर प्लांट के लिए जो शिप सप्लाईज को भर के रशिया से आ रहा था बांग्लादेश में, उसको अपने लोकल पोर्ट में एंट्री नहीं करने दी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के ऊपर यूएस ने प्रेशर डाला कि तुम इस यूएस सैंक्शन शिप को अपने पोर्ट में नहीं आने दोगे। तो इस बात को लेकर रशिया भड़क गया कि हम तुम्हारे ही रूपपुर पावर प्लांट का इक्विपमेंट भर के लेके आ रहे हैं और तुम अपने ही पावर प्लांट के इक्विपमेंट को अपने पोर्ट पे डॉक नहीं होने दे रहे हो। तो इस बात को लेके रशिया को गुस्सा आई। ठीक है ना, जो बांग्लादेश का एम्बेसडर है मॉस्को में, उसको समन किया गया और उससे बोला गया कि भाई ये चलता रहा तो दोनों नेशंस के बीच में काम बन नहीं पाएगा। इनफैक्ट 70 यूएस सैंक्शन रशियन शिप्स को बांग्लादेश ने बैन किया है अपने देश में एंट्री के लिए। अब ओवरऑल बांग्लादेश कहीं ना कहीं यूएस के धमकाने में आ रहा है। बांग्लादेश अभी उतनी बड़ी इकोनॉमी हुई नहीं है दोस्तों। भले ही बांग्लादेश और रशिया के बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हों, जब 1971 का बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसमें इंडिया की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उसमें सोवियत यूनियन ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया था। तो जब आवामी लीग पार्टी शेख हसीना की ताकत में आई तो रशिया के साथ उन्होंने एक स्ट्रांग पार्टनरशिप की। ओके, 2008 में इलेक्शन जीतने के बाद शेख हसीना ने एक ट्रीटी साइन की रशिया के साथ कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, और सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था वो बांग्लादेश का उस समय तक, और उसके चलते बांग्लादेश और रशिया के टाइज भी अच्छे हुए हैं। लेकिन चूंकि यूएस प्रेशर के अंदर बांग्लादेश बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा है रशियन कार्गो को, उसके चलते रशिया ने बोला है कि हमारे रिलेशनशिप में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है तुम्हारे इस पर्टिकुलर स्टांस के चलते। ये जो रूपपुर पावर प्लांट है, इसमें 90% इक्विपमेंट और फाइनेंसिंग रशिया की तरफ से आ रही है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर रशिया फाइनेंसिंग कर रहा है तो समय समय पे फाइनेंसिंग को लोन पे पैसा चुकाना पड़ेगा बांग्लादेश को। अभी यही पैसा चुकाने के लिए पेमेंट जानी थी 318 मिलियन डॉलर की, और वो पेमेंट यूएस डॉलर में जा नहीं पा रही थी, रूबल्स में जा नहीं पा रही थी। तो फाइनली चाइनीज युआन में ये पेमेंट करेगा बांग्लादेश किसको? रशिया को। ऐसा एक्सपेक्टेड है रोसाटोम के हिसाब से कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है मिड 2023 में फंक्शनल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यूएस सैंक्शंस के चलते ये थोड़ा और डिले हो जाए, वी नेवर नो। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक। एलोन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी का सबसे बड़ा रॉकेट शिप स्टारशिप, इसके लॉन्च को थोड़ा सा यहां पे डिले किया गया। तो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इसने डेब्यू लॉन्च को थोड़ा पोस्टपोन किया, 48 घंटे के लिए पोस्टपोन किया है। डेब्यू लॉन्च ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट, अब तक का स्पेस जाने वाला सबसे पावरफुल रॉकेट, जिसका नाम है स्टारशिप। इसको एक्चुअली में लिफ्ट ऑफ होना था, अनक्रूड है, इसमें ओवरऑल कोई भी क्रू नहीं बैठा होगा। बोका चिका से उड़ेगा, टेक्सास में उड़ना था, बट एक्चुअली में उड़ नहीं पाया, 48 घंटे के लिए डिले हुआ है। क्यों यहां पे नहीं उड़ पाया? क्योंकि एक प्रेशरेंट वॉल्व फ्रोजन हो गया था, बूस्टर स्टेज में प्रेशरेंट वॉल्व फ्रोजन हो गया था। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक छोटा सा माल फंक्शन है, और एक छोटा सा माल फंक्शन भी पूरे रॉकेट को बर्बाद कर सकता है। इसलिए ओवरऑल लॉन्च को यहाँ पे रोका गया, इस प्रेशरेंट वॉल्व को रिपेयर किया जाएगा, और 48 घंटे बाद फिर से ओवरऑल ये लॉन्च यहाँ से होगा। तो स्पेसएक्स की टीम इस चीज के ऊपर काम कर रही है। एलोन मस्क साहब का बोलना है कि ये बहुत रिस्की फ्लाइट है, पहला लॉन्च बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये रॉकेट बहुत ज़्यादा गाइगेंटिक है, 1 मिलियन तरीके हैं जिससे रॉकेट फेल कर सकता है, इसलिए हम बहुत केयरफुल हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी इसके लॉन्च को पोस्टपोन कर सकते हैं। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने बोला है कि इसी स्टारशिप एयर स्पेसक्राफ्ट पे ये लोग अपने एस्ट्रोनॉट मून पे भेजेंगे 2025 लेट में।
तो लेट 2025 में यूएस अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेगा इस पर्टिकुलर रॉकेट पे। इस मिशन को बोला था आर्टेमिस 3। अपोलो प्रोग्राम मून वाला 1972 में खत्म हो गया, तो उसके बाद आर्टेमिस 3 के अंदर मून पे भेजे जाएंगे ओवरऑल यूएस के एस्ट्रोनॉट्स। एक बात मैं आपको और बता दूं, ऑलरेडी इस समय पे नासा एक रॉकेट बना रहा है स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम का। स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम का ये रॉकेट पिछले एक डेकेड से बन रहा है और ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्पेस लॉन्च सिस्टम के अंदर नवंबर 2024 में कुछ एस्ट्रोनॉट्स मून में भेजे जाएंगे। और उसके बाद अगर नासा कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मून में भेजेगी तो एलोन मस्क का ये जो स्टारशिप नाम का ये है रॉकेट है, इस पे भेजेगी। क्योंकि स्टारशिप तब तक 3-4 बार टेस्ट हो चुका होगा, इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो चुकी होगी, तब इसलिए इसको डिप्लॉय किया जाएगा। स्टारशिप की बात की जाए तो 164 फुट ऊंचा टॉल स्पेसक्राफ्ट है। इसमें क्रू और कार्गो को कैरी करने की जगह और इस स्पेसक्राफ्ट को रखा गया है सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट के ऊपर, जो कि अपने आप में 230 फुट का है। तो 230 फुट का तो सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है, उसके ऊपर 164 फुट का ये स्पेसक्राफ्ट है, तो अपने आप में बहुत बड़ा। इसको कलेक्टिवली मिला के बुलाया था स्टारशिप। स्पेसक्राफ्ट और हैवी रॉकेट मिला के अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन बन जाती है। इसके अंदर 33 रैप्टर इंजन्स की टेस्ट फायरिंग भी फरवरी में हुई थी। ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे स्पेसक्राफ्ट को अलग टेस्ट किया जा चुका है, रॉकेट को अलग टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन कंबाइंड टेस्टिंग इसकी पहली बार होगी जब इसको लॉन्च किया जाएगा अगले 48 घंटे में। ठीक है ना। ऐसा बताया जाता है कि स्टारशिप जो SLS है आपका नासा का, उससे बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा ताकत है। स्टारशिप 17 मिलियन पाउंड थ्रस्ट को पैदा करेगा। अपने आप में ये थ्रस्ट जो सैटर्न 5 रॉकेट्स भेजे गए थे अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लेके, उससे दुगना है इसका थ्रस्ट। किसका? स्टारशिप का। ठीक है ना। तो स्पेस एक्स स्टारशिप को ऑर्बिट में रखेगा और टारगेट कुछ ऐसा है कि ऑर्बिट में ही स्टारशिप एयरक्राफ्ट की जो रिफ्यूलिंग होगी वो दूसरे के एयरक्राफ्ट से होगी। ऑब्जेक्टिव फाइनल ये है कि मून और मार्स पे ह्यूमन कॉलोनीज बनाने का टारगेट है। जो ह्यूमंस हैं वो एक मल्टी प्लेनेट सिविलाइजेशन को जन्म दें, तो मून और मार्स पे ह्यूमंस को स्टेशन करने के लिए इस प्रकार के बड़े बड़े रॉकेट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। एडिटोरियल डिस्कशन पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे करंट अफेयर्स में जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। चाइनीज शेनिगन्स ऑन अरुणाचल प्रदेश। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ बताया जा रहा है कि भैया सुजन आर चुनाव साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, फॉर्मर एम्बेसडर है, डायरेक्टर जनरल है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने 2 अप्रैल को फिर से तीसरी बार यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 11 नेम्स को जगह दे दी, 11 प्लेसेस को जगह दे दी है। जगनान बोलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को, और ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों को नाम दे रहा है अरुणाचल मतलब चाइना, जैसे कि उनका है ये। तो 2 रिवर्स को, 5 माउंटेन पीक्स को, 2 रेजिडेंशियल इलाके को, 2 अदर एरियाज को यहाँ पे नाम दे दिए गए। 2017 में भी अरुणाचल प्रदेश में 6 जगहों को नाम दिया था चाइना ने। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ओवरऑल अलग अलग जगहों पे चाइना अपनी सोवरेनिटी दिखा के उनका नामकरण करता रहता है, जबकि ये जगह उसके पास है नहीं। ये एक प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स है जो चाइना यहाँ पे करता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि चाइना ने केवल इंडिया के अंदर ऐसा किया है। 2020 में 80 ज्योग्राफिकल फीचर्स को नाम दे दिए चाइना ने। कहाँ पे? पैरासेल आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड, साउथ चाइना सी में। और पैरासेल स्प्रेटली आइलैंड्स बहुत सारी और कंट्रीज भी क्लेम करती हैं। अगर आप देखो तो साउथ चाइना सी में 287 ज्योग्राफिकल फीचर्स का नामकरण कर चुका है चाइना। सेनकाकू आइलैंड जो कि ईस्ट चाइना सी में, जो कि जापान के कंट्रोल के अंदर है, उसको दियायू आइलैंड बोलता है चाइना। तो फ्रॉड और शैम हिस्टोरिकल क्लेम्स के आधार पर नामकरण करता है पहले चाइना, उसके बाद 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी के थ्रू उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना हाथ जचाने की कोशिश करता है। एक वेजिंग प्रोपोगेंडा, एक साइकोलॉजिकल और एक लीगल वॉरफेयर। तो इन वॉरफेयर के थ्रू सबसे पहले तो नामकरण किया, फिर शैम हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ये बोला कि इस चीज के ऊपर कंट्रोल हमारा है, और फिर 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी के थ्रू उसके ऊपर अपना मतलब जो कंट्रोल है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये चीज यहां पे चाइना ने क्या किया, 1986 में ज्योग्राफिकल नेम रेगुलेशन इशू किया, जिसमें ओवरऑल नेमकरण कैसे करना है, रीनेमिंग कैसे करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन एक्सरसाइज कैसे होंगी, ये सब बोला चाइना ने। अब 1 मई 2022 को इस ज्योग्राफिकल नेम रेगुलेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए चाइना ने, और इन पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स के चलते अब इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों को रीनेम करने बैठ रहा है चाइना। मतलब चाइना की जो स्ट्रैटेजी है बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। रिसेंटली अगर आप देखो तो 1 फरवरी 2021 को चाइना ने एक नया कोस्ट गार्ड लॉ भी इफेक्ट में लेके आया।
ठीक है ना। और इसमें चाइना ने यह बोला है कि जरूरत पड़ी तो ओवरऑल चाइना की सोवरेनिटी को बचाने के लिए हम फोर्स के इस्तेमाल से भी अपने इलाकों को अपने मतलब कब्जे में ले सकते हैं। अगर आप देखो चाइना ने एक और नया लॉ पास किया ऑन द प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज, और ये इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 2022 से। तो बेसिकली ये सारे जो स्टेप्स है ना, चाइना को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं। चाइना बहुत एग्रेसिवली हिस्टोरिकल शैम आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा इलाके के ऊपर अपना कंट्रोल, ओवरऑल अपना इन्फ्लुएंस व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो 2017 ऑनवर्ड्स चाइना ने डुअल पर्पस विलेजेस बनाने शुरू कर दिए, जिनको आप जायोकोंग विलेजेस बोलते हो, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इन पर्टिकुलर विलेजेस को बनाया गया है। लेकिन इन पर्टिकुलर विलेजेस के लिए बोला तो ये गया कि सिविलियन आर्मी दोनों रह सकती है, बट आर्मी रह रही है वहां पे। सिविलियंस के लिए ना वहां पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज है, ना खाने पीने की चीजें हैं, ना ही वहां पे कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है। बस सिविलियंस को लाके वहां पे ठूस के बैठा दिया है। जब भारत सरकार के पास बात पहुंची कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में नामकरण कर रहा है, तो भारत सरकार ने बोला है कि चाइना ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही है, इस प्रकार से नामकरण करके कुछ ग्राउंड लेवल पे होने वाला है नहीं। और बेसिकली चाइना के जो क्लेम्स हैं वो बहुत हद तक बोगस हैं। एक तिब्बत एंड हिस्ट्री बाय हुग एडवर्ड रिचर्डसन करके किताब है, अगर आप देखोगे तो जो किंग डायनेस्टी थी चाइना की, ओके, इसका तिब्बत में इंटरफेरेंस 1720 में शुरू हुआ, और 1683 से लेकर 1706 में जब 6th दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद दलाई लामा की कुर्सी पर बैठने के लिए जब तिब्बत के अंदर स्ट्रगल शुरू हुआ, तब चाइनीज इंटरवेंशन वहां पे आया। तो जब तिब्बत के अंदर इंटरनल पावर स्ट्रगल हुआ, तब चाइना के एम्परर्स ने वहां पे इंटरवीन करना शुरू किया। अब चाइना क्या करता है, जो तवान नाम का इलाका है हमारे अरुणाचल प्रदेश का, उसको क्लेम करता है। वो इस बेसिस पे क्लेम करता है कि जो छठे दलाई लामा थे उनका तवांग में जन्म हुआ था। तो चाइना ये बोलता है कि तवांग में छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था, और चूंकि तिब्बत चाइना का है तो ओवरऑल तवांग भी किसका हो गया, चाइना का हो गया। लेकिन ये चाइना वाले बेवकूफ, इनको ये नहीं पता कि जब छठे दलाई लामा राज कर रहे थे तिब्बत में, तब चाइना का राज था ही नहीं तिब्बत में। छठे दलाई लामा की मृत्यु के बाद जब इंटर स्ट्रगल शुरू हुआ दलाई लामा की कुर्सी पर बैठने के लिए, तब चाइना ने इंटरफेरेंस किया और ओवरऑल तिब्बत की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश की। तो जब छठे दलाई लामा पावर में थे तिब्बत में, चाइना का कोई कंट्रोल ही नहीं था उस समय पे तिब्बत के ऊपर। तो ये बोल के कि छठे दलाई लामा तवांग में पैदा हुआ तो तुम तवांग पे क्लेम कर रहे हो, तो बिल्कुल ही बकवास यहां पे आप कह लो लॉजिक के थ्रू चाइना कैसे ना कैसे करके बस किसी ना किसी तरीके से ओवरऑल अलग अलग इलाकों पे अपना कंट्रोल और क्लेम स्थापित करना चाहता है, और उसमें से एक इलाका है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता है। इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादातर आसाम प्लेन्स की तरफ हिस्टोरिकली ओरिएंटेड रही है। ओवरऑल जो ट्राइब्स रहती है अरुणाचल प्रदेश में, उनका रेगुलर टच रहा है आसाम की अहोम पावर के साथ। ओवरऑल बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स और इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीजें, बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें, वैष्णविज्म से रिलेटेड चीजें, महाभारत, रामायण, इनके रेफरेंसेस आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश के जो ट्राइबल लोग हैं वो कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया की कल्चरल मूविंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें बताती हैं कि ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हिस्टोरिकली और डॉक्यूमेंटेड तरीके से क्लेम देखा जाए तो इंडिया का ही है, चाइना का कोई क्लेम नहीं। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट चाइना का तो तिब्बत के ऊपर भी क्लेम नहीं, तिब्बत के ऊपर भी उसने गलत प्रकार से कब्जा कर रखा है। ठीक है भाई, फिर अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, कल्चर ऑफ कोहेजन टू सेव यंग लाइव्स ऑन कैंपसेस। भैया क्या हुआ है, रिसेंटली देखने को मिला है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में कि बहुत सारे यंग लोग अपनी जान दे रहे हैं, सुसाइड कंडक्ट कर रहे हैं। 2018 से लेकर 2023 तक का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 61 लोगों ने अपनी जान ले ली। IIT में 33, NITs में 24, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 4। 2014 से लेकर 2021 के टाइम पीरियड में 122 केसेस देखने मिले थे सुसाइड के, और ज्यादातर जो केसेस थे वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस और EWS आप कह लो बच्चे थे। तो ये बच्चे क्यों यहाँ पे सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि मार्जिनलाइजेशन और डिप्रिवेशन के फैक्टर्स इनके अंदर ज्यादा है, ऐसा बताया जाता है। कैंपसेस इम्पर्सनल स्पेसेस हैं, बहुत बड़े स्पेसेस हैं, वहां पे आपकी पर्सनल इमोशंस का ध्यान रखने के लिए कोई होता नहीं है, वो घर नहीं है। घर पे आप रहते हो तो माँ बाप आपका ध्यान रखते हैं। अब आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर इमोशनली मेंटली सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में बच्चा अकेला पड़ जाता है सोसाइटी में, और वो इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर सकता है। समझ गए बात को?
और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन का काम ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे हैं, सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे देयर इज वेरी मच अ चांसेस कि क्लास के आधार पर, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो। तो इस कंटेक्स्ट में होता क्या है कि कभी कभी बच्चे बहुत अकेले पड़ जाते हैं, वो उस प्रकार के इमोशनल, मेंटल, फिजिकल प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। टीचर्स के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो हर बच्चे के ऊपर उतना ध्यान दे पाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर उस लेवल पे बच्चे के साथ इंगेज करके कोशिश कर रहा हो उसकी बात को समझने की। तो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है ना। ये जो सुसाइड्स हैं, ये एकेडमिक प्रेशर, फैमिली सर्कमस्टांसेस, पर्सनल रीजंस, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेसेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, इसकी वजह से होते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी इसमें वन ऑफ द फैक्टर्स है। अलग अलग प्रकार के हैरेसमेंट भी होते हैं आपके ऑफिस के अंदर, तो इन सब चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्सनल टच लाने की ज़रूरत है। तो पर्सनल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स को मतलब काउंसलिंग प्रोवाइड करी जा सकती है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे IITs, NITs में कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन मैकेनिज्म है, कुछ ऐप्स आई हैं, दोस्त, साथी और मित्र जैसी, जो कि अपनी सर्विसेज को एनोनिमसली ऑफर करती हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए चलाए जा रहे हैं इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, ताकि इन स्टूडेंट्स को एक इमोशनल सपोर्ट सा मिलता रहे। हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से सीख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पे डेडिकेटेड काउंसलिंग सेंटर्स हैं, साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, थेरेपीज, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों लेवल पे। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को इंडिया के अंदर भी इंक्लूड किया जा सकता है। अमेरिका का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है और वहाँ पे जो काउंसलिंग है, उसको एक्रेडिटेशन मिला है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज के द्वारा। लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट, फिजियाट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ वर्कर, सोशल वर्कर ओवरऑल अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में स्टेशनड है। जो काउंसलर टू स्टूडेंट रेशियो है, इसको केयरफुली स्टैब्लिश किया गया है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, एम्पेरिकल एनालिसिस और जजमेंट्स के बेसिस पे। लेकिन इंडिया के अंदर जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज है बहुत लिमिटेड है। जो आपका काउंसलर टू स्टूडेंट रेशियो है, एक तो वही बहुत ज़्यादा कम है, ऊपर से ओवरऑल हमारे जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं वो कहीं से एक्रेडिटेड हैं या नहीं, इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। फिर भैया फिरोज वरुण गांधी साहब ने अपना व्यू पॉइंट दिया। अब इस व्यू पॉइंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बस कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अप्रैल और मई 2022 में 35 करोड़ इंडियंस स्ट्रॉन्ग हीट स्ट्रेस को एक्सपोज थे। 1990 से लेकर 2019 के बीच में जो समर टेम्परेचर्स हैं इंडिया के अंदर, वो 0.5 से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड्स बढ़े हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट्स में। 54% जो भारत की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे विंटर टेम्परेचर में राइज देखने को मिला है। 2021 से लेकर 2050 के बीच में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 2 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, और 455 डिस्ट्रिक्ट्स में 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। जो विंटर टेम्परेचर्स हैं वो 485 डिस्ट्रिक्ट्स में 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बढ़ेंगे। अर्बन टेम्परेचर भी इसी प्रकार से बहुत तेजी से राइज हो रहा है। हमारी सिटीज़ में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल 4 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म होते हैं अर्बन इलाके व्हेन कंपेयर टू रूरल एरियाज। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर का एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात और राजस्थान में इंडिया का 90% क्यूमिन पैदा होता है। रीसेंट वेदर वेरिएबिलिटी के चलते क्यूमिन की खेती बर्बाद हो गई राजस्थान के अंदर। तो ये जो ड्रॉट और हायर मोर्टेलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आप देखो तो हीट एक्सपोजर की वजह से प्रति घंटे एक इंडिविजुअल के 162 घंटे का जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे अफेक्ट होती है। 50% जो इंडिया की वर्क फोर्स है ना, इट इज एस्टिमेटेड टू बी एक्सपोज टू हीट ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स। इसमें मार्जिनल फार्मर्स, लेबर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट, ये सब आ जाते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को मिटिगेट कैसे कर सकते हो? ग्रीनिंग करके मिटिगेट कर सकते हो। आप ओवरऑल ग्रीनरी को फैलाओ। आइडियली जितने भी अर्बन सिटीजन हैं इंडिया के अंदर, दे शुड हैव एटलीस्ट 7 ट्रीज इन द अर्बन लैंडस्केप। मतलब हर अर्बन सिटीजन के लिए 7 पेड़ होने चाहिए अर्बन इलाकों में। ज़्यादा अर्बन इलाकों में जितनी आबादी है, कम से कम हर पर्सन के लिए 7 पेड़। अब वो ऑब्वियस सी बातें नहीं है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उसमें अर्बन सरफेस इलाका वैसे ही कम पड़ रहा है, उसमें तुम पेड़ लगा दो, वो अपने आप में मुश्किल काम है। इनफैक्ट जो वेटलैंड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, वो तक हम इरोड कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको जगह से हटा रहे हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हटाने की जरूरत है। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में परमिएबल मटेरियल इस्तेमाल करने की जरूरत है। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में नेचुरल लैंडस्केप को अर्बन इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसा अर्बन लेआउट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जहां पे ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन हो, हॉट एयर्स को एस्केप करने की जगह मिले,
और जो एंथ्रोपोजेनिक हीट एमिशंस होते हैं व्हीकल्स फैक्ट्रीज से, इनको यहाँ पे कम करने की जरूरत है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं। फिरोज विरोम गांधी साहब के जो आर्टिकल होते हैं, वो आर्टिकल आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा टेक्निकल स्टैटिस्टिकल नहीं होते, वो जनरल टाइप के आर्टिकल लिखते हैं, पॉलिटिशियन है, बट ठीक है, एक अच्छा व्यू पॉइंट देते हैं तो हम डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट, सीजिंग द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ये डेफिनेटली एक नेशनल पॉलिटिशियन बनने का दर्जा रखते हैं, मतलब कम से कम ख्वाहिश रखते हैं, कल की डेट में बड़ी किसी पोस्ट पे बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर टाइप, ऐसा कुछ इनके बारे में बोला जाता है। अब क्या हुआ है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये कॉरपोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की। ओवरऑल अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर स्टील पॉइंट का 100% स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इस पर्टिकुलर प्लांट को खरीदेगा कौन, इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर साहब राव ने बिड किया है। अब आप समझिए दोस्तों, यहां पे आंध्र प्रदेश के पॉलिटिशियंस, तेलंगाना के अपोजिशन के पॉलिटिशियंस यहां पे सत्ते में आ गए। क्या है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश पहले एक स्टेट हुआ करते थे, तो इस कंबाइंड स्टेट में इस वाइजैक स्टील प्लांट की बड़ी वैल्यू थी, लोगों की इमोशंस के साथ कनेक्टेड था वाइजैक स्टील प्लांट। आंध्र प्रदेश के अंदर, कंबाइंड आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सी फैमिलीज का खर्चा इस वाइजैक स्टील प्लांट से चलता था। तो मिस्टर चंद्रशेखर राव यहां पे पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलते नजर आ रहे हैं। अगर केंद्र की सरकार 100% स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रही है वाइजैक स्टील प्लांट का, तो थोड़ा बहुत हिस्सा यहां पे के चंद्रशेखर राव खरीद लेना चाहते हैं एज अ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट कट। तो इससे होगा क्या, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर जो के चंद्रशेखर राव की गुडविल है वो बढ़ेगी। इनफैक्ट जो पार्टी लीडर्स हैं, जो यूनियन लीडर्स हैं वाइजैक प्लांट से रिलेटेड, वो यहां पे चंद्रशेखर राव की तारीफ सी करते नजर आ रहे हैं। जब वाईएसआर पार्टी की सरकार से पूछा गया कि आप भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दोगे, तो उन्होंने मना कर दिया, तो लोग नाराज हो गए यहां पे। तो बेसिकली के चंद्रशेखर राव को इस स्टील प्लांट के सेवियर की तरह देखा जा रहा है। यूनियन गवर्नमेंट तो विलन है ही, यूनियन गवर्नमेंट यहां पे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है इस प्लांट का, लेकिन के चंद्रशेखर राव इसका एक पार्ट खरीदना चाहते हैं। इससे के चंद्रशेखर राव को एक पॉजिटिव लाइट में यहां पे देखा जा रहा है। ठीक है ना। अगर आप देखो तो ये पर्टिकुलर वाइजैक स्टील प्लांट, इसमें काफी आप कह लो पॉलिटिक्स हो चुकी है। नवंबर 1966 में एक एजिटेशन हुआ, 32 लोगों की जान चली गई। अगर आप देखें तो 20 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उस समय पे फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए फाउंडेशन स्टेज लॉन्च किया गया। फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफिशियली अक्टूबर 1991 में चालू हुआ। तब से प्लांट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल चुके हैं। 2000 में बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की तरफ से रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज दिया गया प्लांट को। आज की डेट में प्लांट को लीगली वायबल बनाने के लिए इसका 100% स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और अब यहां पे वाईएसआर पार्टी की सरकार को बोला जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो इस प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए, लेकिन तेलंगाना के चंद्रशेखर राव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव पॉलिटिकल इमेज मिल रही है यहाँ पे के चंद्रशेखर राव की। तो पूरे इलाके में इस पर्टिकुलर वाइजैक स्टील प्लांट के चलते बीजेपी की एक नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की एक पॉजिटिव मार्केटिंग हो रही है। अब दिसंबर 2021 का वाकया आपको याद होगा दोस्तों। 30 आर्मी मैन एक ऑपरेशन पे गए नागालैंड के अंदर, वहां पे 13 सिविलियंस की जान चली गई। ऐसा बताया जाता है कि वो माइन वर्कर्स थे, आसाम के बॉर्डर पे एक कोल माइन से काम करके वापस लौट रहे थे, और ओटिंग नाम की जो जगह है मून डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको गोली मार दी। 7 विलेजेस को बाद में गोली मार दी गई जब यहाँ पे स्कफल हुआ। शुरू में उनको लगा कि ये सेपरेटिस्ट हैं, ओवरऑल आप कह लो जो इंटरनल वायलेंस पैदा करने वाले लोग हैं, जो माओवादी होते हैं वो हैं, लेकिन एक्चुअली में ये निर्दोष गांव वाले थे। तो बाद में ओवरऑल इन पर्टिकुलर आर्म फोर्सेस के इंडिविजुअल्स के ऊपर केस चला। अब बात यह है कि अगर आर्म फोर्सेस के इंडिविजुअल्स के ऊपर केस चलाना है और आर्मी पर्सनल्स को प्रोसिक्यूट करना है, तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपको केंद्र की सरकार की प्रायर परमिशन लगेगी। आप उनकी परमिशन के बिना केस नहीं चला सकते। अब नागालैंड पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्होंने मार्च 2022 में अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया, और उन्होंने बोला कि उनके पास इनफ मटेरियल है जिसके बेसिस पे इन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की परमिशन केंद्र की सरकार द्वारा नहीं की गई है। तो इस आर्टिकल में केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को बचा रही है। 30 आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स यहां पे इन्वॉल्व थे। इनके ऊपर इल्जाम लगाए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का इन्होंने वायलेशन किया है। इनडिस्क्रिमिनेट और डिस्प्रपोर्शनेट फायरिंग की व्हीकल के ऊपर। इनफैक्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठी थी आर्मी के द्वारा, उसका अभी तक कोई आउटकम आया नहीं है। इन आर्म्ड फोर्सेस की जो वाइफ थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जुलाई 2022 में रोक दिया। तो कुल मिला के अगर आप देखो
तो दो तरीके से देखा जा रहा है इस इंसिडेंट को। पहला तरीका तो ये कि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को अगर उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आप पनिश करने लगोगे तो पूरी आर्म्ड फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाएगा। उनको लगेगा कि अगर वो कहीं स्ट्रांग स्टेप लेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। दूसरा एंगल ये है कि नागालैंड, आसाम, मणिपुर जैसे लोगों जो इंसर्जेंसी से अफेक्टेड है, वहां के लोगों को आप भरोसा कैसे दिलाओगे कि भारत सरकार आपके लिए सच में काम करना चाहती है। वैसे भारत सरकार ओवरऑल एफ्स्पा के एप्लीकेशन जोन को कम कर रही है, एक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रही है जहां पे पीस और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए। जो इंसर्जेंट्स हैं उनके साथ लगातार बात करके उनको बोल रही है कि आप अपने वेपन्स को ले डाउन करिए, नेशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन ये जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स के प्रोसिक्यूशन की परमिशन जो नहीं दे रही है केंद्र की सरकार, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में लोग इसको एक पॉजिटिव लाइट में नहीं लेंगे। तो यहां पे द हिंदू आर्टिकल का ऑथर तो यही बोल रहा है कि इन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचो दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को अगर आप प्रोसिक्यूट करने लगे तो कल की डेट में इंडिया में जहां जहां पे भी आर्म्ड पर्सनल्स पोस्टेड हैं, वो कोई भी स्ट्रांग एक्शन लेने से पहले डरेंगे। उनको लगेगा कि हमने कहीं कुछ गलत गोली चला दी तो भैया हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस केस में दुश्मन को एक एडवांटेज मिलेगा। जो हमारा जेन्युइन दुश्मन है वो हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक, आप कह लो बैटल में या फिर कह लो गन फायर में एडवांटेज ले सकता है। क्योंकि आर्म फोर्सेस के पर्सनल दोस्तों बहुत स्ट्रेसफुल पोजीशंस में काम करते हैं। ऐसे स्ट्रेसफुल पोजीशंस में उनके दिमाग में ये डर रहेगा कि उनके पर्टिकुलर एक्शन से प्रॉब्लम हो गई तो ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी पे इंपैक्ट आ सकता है। फिर सूडान की ट्रेजेडी की बात की जा रही है। उमर अल बशीर जो कि सूडान का डिक्टेटर था, उसको 2019 में हटा दिया गया 30 साल की ताकत के बाद। आयरन हेड से वो रूल करता था। अप्रैल 2019 में मास अपराइजिंग हुई, उसको हटा दिया गया। फिर लगा कि कहीं ना कहीं सूडान के अंदर जो कि एक रिसोर्स रिच कंट्री है थोड़ा पीस आएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो मिलिट्री ताकत में आई। मिलिट्री में एक तो थी आर्मी और दूसरी थी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। आर्मी के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अल बरहान और रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हमदान दागलो। जब ओवरऑल कूप हुआ था, या फिर कह लीजिए कि उमर बशीर की सरकार को हटाया गया, तब ये दोनों मिलिट्री जनरल एक दूसरे के साथ थे। बाद में बुरहान ने कोशिश की कि आरएसएफ को वो अपने कंट्रोल में ले ले, तो दागलो को लगा कि यार उसकी ताकत कम हो जाएगी। तो शुरू में तो जो एग्रीमेंट किया जा रहा था डेमोक्रेसी के प्रति, तो उस डेमोक्रेसी वाले एग्रीमेंट में बुरहान ने दागलो से बोला आरएसएफ को आर्मी मिला लो। दागलो को लगा उसकी ताकत कम हो जाएगी। दागलो ने बोला कि पैरामिलिट्री को मैं आर्मी नहीं मिलाऊंगा, 10 साल बाद मिलाएंगे। जब ये बात यहां पे बनी नहीं तो आर्मी और रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई सी करनी शुरू कर दी। दागलो ने बोला कि हमने तो प्रेसिडेंशियल पैलेस कब्जा लिया, एयरपोर्ट कब्जा लिया। तो हालत इस समय पे बहुत खराब है, सिविल वॉर की कंडीशन हो चुकी है, कई लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। ऑलरेडी सूडान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हंगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसके बाद सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है। ये जो जनरल है मिलिट्री, ये कहीं ना कहीं सूडान के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस ये अपनी ताकत के बारे में सोच रहे हैं। तो टाइमलाइन सेंसिटिव डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन करना है, एक सिविलियन सरकार को इंस्टीट्यूट करना है जिसमें मिलिट्री की कोई ताकत नहीं हो, तभी ये बुरहान और दागलो जैसे लोग चुप बैठेंगे, नहीं तो बवाल लगा के बस ताकत में ही बैठने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।